कि सर हमारे पास जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली कितने तरीके से होते हैं? 3 तरीके से होते हैं। एक को अपन ने क्या बोला था? पर्सनल। एक को अपन ने क्या बोला? नॉमिनल। और एक को अपन ने क्या बोला? रियल। और 3 के हिसाब से हमारे 3 गोल्डन रूल है। हमारे क्या है? 3 गोल्डन रूल जिससे जनरल एंट्रियां पास की जाती है। कल लास्ट क्लास में मैंने फटाफट इसको डिस्कस किया था आपसे। आज अपन थोड़ा सा डिटेल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे आपने क्या किया? सबसे पहले आपने पर्सनल का गोल्डन रूल सीखा और पर्सनल का गोल्डन रूल में समझे तो यहाँ पर कोई ना कोई राम श्याम मोहन ए लिमिटेड बी लिमिटेड ही तो है। यहाँ पे पर्सनल में मतलब कोई ना कोई पर्सन है। तो एक तरफ तो अपन को हमेशा अपने बिजनेस को कंसिडर करना है। एक तरफ तो हमेशा क्या मानेंगे? अपन अपने बिजनेस को मानेंगे। अब मान लीजिए आपने राम को पैसे दिए, तो एक तो आप हो और आपने किसको पैसे दिए? राम को। तो आप अपने हिसाब से सोचो राम कौन हो गया यहाँ पे? पाने वाला। तो अपन अगर एंट्री करेंगे तो पर्सनल का रूल क्या होता है? पाने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो। अब पहली बात तो यहाँ पाने वाला कौन है? राम। देने वाले अपन है, तो ये अपने दोनों रूल एक तरफ एक साथ नहीं चलते हैं। पाने वाला अलग होगा, देने वाला अलग होगा। एक तरफ तो बिजनेस होगा। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा राम को पैसे दिए, तो यहाँ पे बात करें राम को, तो राम तो एक पर्सन हो गया। वो कौन हो गया? पाने वाला। क्या दे रहे हैं उसको? अपन केस दे रहे हैं। अब केस कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। केस कौन सा होता है? रियल अकाउंट, जिसका रूल क्या होती है? जो असेस आ रही है उसको डीआर करो और जो असेस जा रही है उसको सीआर करो। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। पहला अकाउंट तो पर्सनल और दूसरा अकाउंट केस का। दूसरा अकाउंट किसका? केस का, जो कि क्या होता है? रियल होता है। अब दोनों के रूल फॉलो करें अगर अपन, तो राम यहां पर पाने वाला हो गया, तो एज पर पर्सनल अकाउंट हमारा गोल्ड रूल क्या कहता है? पाने वाले को डीआर करो। तो राम अकाउंट डीआर। अब आता है 2। अब 2 में हमारे पास रूल कौन सा है? केस का। अब केस क्या हो रहा है? हमारे पास से जा रहा है, तो जो चीज जो से जाती है उसको क्या करते हैं? अपने सीआर करते हैं। ये अपने एंट्री कर दी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बात आती है शाम से 5,000 रुपए मिले। अब यहाँ पे बात वही, एक तो मैं तो खुद तो हुई हूं, बिजनेस तो है ही, मुझे किससे पैसे मिल रहे हैं? शाम से। तो शाम कौन है यहाँ पे? देने वाला। तो जो देने वाला होता है उसको सीआर करना पड़ता है। हमारे पास आ रहा क्या है? केस। रूल गोल्डन वाला फिर लगेगा रियल का। केस आ रहा है, उसको डीआर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाती है हमारे पास? केस अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो ये रूल हमारे हुए, पाने वाले को डीआर करो, देने वाले को सीआर करो। जो असेस आ रही है उसको डीआर करो, जो असेस जा रही है उसको सीआर करो। क्लियर है? अब मैं आपको कहता हूं फर्नीचर खरीदा। अब यहां पे दोनों गोल्डन रूल फॉलो कौन से होंगे? रियल वाले। फर्नीचर आ रहा है, पैसा जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर बेच दिया, पैसे आ रहे हैं, फर्नीचर जा रहा है, केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर सेल्स नहीं, गुड्स नहीं हमारा, सेल्स। केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। मशीन बेची, केस अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है मेरी बात यहां तक? चलो सर, ये हमारा गोल्डन रूल एक पर्सनल का था, एक रियल का था। नॉमिनल का बहुत ही सिंपल सा, जो जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको डीआर करो, जो जो इनकम होती है उसको सीआर करो। तो जो अकाउंट अपने पास जो जो एक्सपेंसेज हो रहे हैं, जैसे सैलरी चुकाई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेज चुकाया, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई इनकम आ रही है, मैंने कहा रेंट रिसीव्ड, केस अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। यहां रेंट रिसीव्ड क्या होगी हमारी? सीआर होगी। एक्सपेंसेज को डीआर करो, इनकम को सीआर करो। क्लियर है? ये गोल्डन रूल हमारे पास कुछ थे, आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। ठीक है? चलो, मैं कुछ छोटी छोटी बातें और करूं पहले आपके साथ एक बार, फिर अपन को क्या थोड़ा सा आगे चलने में अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं एक बार ये बात करूं, या मेरे साथ साथ लिखो एक बार आप, अकाउंटिंग प्रोसेस। एक पॉइंट लिखो आप मेरे साथ साथ, अकाउंटिंग प्रोसेस।
अकाउंटिंग प्रोसेस, हिंदी में लिखो लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन प्रक्रिया। अब यहां पे सिंपल 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 सी बातें समझो थोड़ी सी कुछ। पहले तो एक कोड लिखो मेरे साथ साथ, इसी में लिखो एक, पहले लिखो आर, फिर लिखो सी, फिर लिखो एस, फिर लिखो ए आई सी, ए आई सी। आर का मतलब यहां पे देखो, कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन प्रक्रिया कैसे चलती है। सबसे पहले अपन जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड। तो आर से मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग। आर से मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन। आर से मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिलेखन। अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन प्रक्रिया। इसका पहला पॉइंट आता है कि जब भी हम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहली बार, जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तब उसकी क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कहीं पूछेगा लेखांकन प्रक्रिया की पहली स्टेप या पहली प्रक्रिया क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग करना। जो कि कहां की जाती है, अगर मैं आपको कहूं कि रिकॉर्डिंग कहां की जाती है, तो सबसे पहले मुख्य बुक में। और मुख्य बुक हमारे पास कौन सी होती है, जर्नल, या कुछ सब्सिडरी बुक्स, उनको भी अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बुक ही बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूं तो ये कहां होती है हमारे पास, जर्नल में, और कुछ सब्सिडरी बुक्स अगर आपके पास है तो उन सब्सिडरी बुक्स में होती है। तो सबसे पहले जब आर की बात करते हैं तो आर का ध्यान रखना, आर का मतलब होता है हमारे पास रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सबसे पहले की जाती है जर्नल। जर्नल में जो चीज रिकॉर्ड कर ली वो ठीक है, और कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन कई बार जर्नल में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन जब होते हैं, और देखो एक क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल आपके से एग्जाम में ये आता है कि केवल जनरल एक कंपनी केवल तभी बनाती है जब उसके पास खाते या ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं। तो आंसर क्या होगा, यस सर। केवल जनरल से काम कब चल रहा है, जब आपके पास ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ट्रांजेक्शन क्या है, थोड़े ज्यादा होने लग जाते हैं, तो अपन क्या बना लेते हैं, अपनी सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स अपने आप में 8 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 8 तरह की होती है। इसी में एक बार रिकॉर्डिंग में नोट डाल के लिखो, सब्सिडरी बुक्स आर, सहायक बहिया 8 प्रकार की होती है। सब्सिडरी बुक्स आर 8 टाइप्स। सब्सिडरी बुक्स आर 8 टाइप्स। 8 तरह की सहायक बही मानी जाती है। पहली लिखो, इसमें एक बार लिखो परचेज बुक, क्रय पुस्तक, क्रय बही भी लिख सकते हो, क्रय बही, परचेज बुक। दूसरा लिखो परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, ब्रैकेट में लिखना रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिखना रिसीवेबल, बीपी बुक, ब्रैकेट में लिखना पेबल बुक, बीपी बिल्स पेबल, बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल। लास्ट लिखो केस बुक, सॉरी केस बुक, केस बुक कितनी होगी, 7 हो गई ना। 8 लिखो जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। केस बुक और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। सब्सिडी बुक का तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ठीक है। दूसरा लिखो क्लासिफिकेशन। सी से मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन। आर से मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग।
सी से लिखो क्लासिफिकेशन, हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। इसमें लिखो लेजर, इसमें लिखो लेजर पोस्टिंग, इसमें लिखो लेजर पोस्टिंग। क्लासिफिकेशन, लेजर को बोलते हैं खाता बही। खाता बही, इसको दो चीजों लिखो, इसमें खाता बही लिख आपने लिख लिया लेजर, इसके साथ लिखो खाता बही लिख लिया, हिंदी में लिखना चाहो तो। इसके साथ लिखो सेकेंडरी बुक, इसको लिखो लेजर को सेकेंडरी बुक ओब्लिक प्रिंसिपल बुक, सेकेंडरी बुक ओब्लिक प्रिंसिपल बुक। प्रिंसिपल बुक, ये एक बार अगर आपको लेजर 11th की याद हो हल्की फुल्की, तो इसका जो फॉर्मेट आप बनाते थे ना, एक बार मैं अगर पूछूं कि लेजर का फॉर्मेट अंग्रेजी वर्णमाला के किस तरह से दिखाई देता है, तो हम बोलते हैं टी शेप में दिखाई देता है। किस शेप में दिखाई देता है? टी में। अपन यूं बनाते थे, तो ये किस तरह से दिखाई देता है? टी शेप में। कहीं ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में तो ध्यान रखना है। कॉलम पूछे कि कॉलम कितने होते हैं, तो जनरल में तो कितने कॉलम होते हैं? 5। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। और लेजर में 8। लेजर में कितने होते हैं? 8। डेट, पर्टिकुलर, जीएफ और अमाउंट। फिर वापस से डेट, पर्टिकुलर, जीएफ और अमाउंट। तो एक बार जनरल में तो लिखो 5 कॉलम होते हैं, ऊपर जो जनरल लिखा था उसमें लिखो जनरल में 5 कॉलम होते हैं और लेजर में 8 कॉलम होते हैं। थर्ड लिखो समराइजिंग, हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। समराइजिंग, एस से मतलब है समराइजिंग, SUMMARISING, SUMMARISING। समराइजिंग, आप बताना देखे समराइजिंग में क्या करते थे अपन। मान लो एक दिन में आपके पास 100 ट्रांजेक्शन हुए, आपने जनरल या सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए, बाद में आपने उनकी क्या कर दी? लेजर बना दिए। अब लेजर तो राम का भी है, श्याम का भी है, मोहन का भी है, फर्नीचर का भी है, वेजेज का भी है, सबके है लेजर। तो अब उन लेजर से आप सबके क्या बनाते थे? जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, हर एक लेजर का कोई ना कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा। उस क्लोजिंग बैलेंस को उठाकर हम उसकी क्या बनाते थे? एक समरी बनाते थे, जिसमें बनता था आपका ट्रायल बैलेंस। क्या बनता था? ट्रायल बैलेंस। इसके आगे लिखो ट्रायल बैलेंस, इसके आगे लिखो ट्रायल बैलेंस, TRIAL। तलपट बोलते थे अपन, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चलो एक छोटा सा मैं पहले एक चीज पूछूं आपसे ट्रायल बैलेंस के बारे में। कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, क्या ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है क्या? वित्तीय विवरणों का क्या ट्रायल बैलेंस भी एक भाग होता है क्या? तो आंसर होता है नहीं सर, ट्रायल बैलेंस वित्तीय विवरणों का भाग नहीं होता है। वित्तीय विवरण का मतलब होता है ट्रेडिंग, P&L और आपकी बैलेंस शीट। हाँ, केस फ्लो भी आएगा। क्या आएगा? केस फ्लो, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी तक जो अपन 11th क्लास में बनाते थे, वहां हमारा फाइनल अकाउंट क्या बनता था? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन्हीं को बोलते हैं वित्तीय विवरण। तो कहीं आता है कि ट्रायल बैलेंस क्या वित्तीय विवरण का पार्ट होता है क्या? तो आंसर होता है नहीं सर, ट्रायल बैलेंस वित्तीय विवरण का पार्ट नहीं होता। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी होता है क्या? कोई कंपलसरी नहीं होता। अगर आप चाहो तो बिना ट्रायल बैलेंस के भी फाइनल अकाउंट बना सकते हो, लेकिन लेखांकन प्रक्रिया ये कहती है कि अगर आप
जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप उस तरीके से चलते रहोगे तो कभी भी अकाउंट करने में दिक्कत नहीं आती। फिर एक बात आप सोचो, अगर आप ये चाहते हो कि सर मैं सारे लेजर बनाकर क्या मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता हूँ, क्या तो बना सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी है या आपकी फर्म है तो आपकी गवर्नमेंट तो आपसे चाहती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बना के दो हमारे को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग बढ़े, पीएनएल बढ़े और बैलेंस शीट। क्या ये अनिवार्य है? क्या ये अनिवार्य है? लेकिन कोई पूछे ट्रायल बैलेंस भी अनिवार्य है क्या? कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं। तो अब ट्रायल बैलेंस में ध्यान रखना, पहला कॉलम तो किसका होता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या होता है? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। दो कॉलम हमारे पास इसमें होते थे जिसमें अपन बोलते थे एक में डेबिट बैलेंस और एक में क्रेडिट बैलेंस। क्या मुझे बताओ, क्या ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करें, डबल अकाउंटिंग सिस्टम होती है तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस में कई बार डिफरेंस देखे जाते हैं। वो किसकी वजह से? किसी ना किसी एरर की वजह से, किसी ना किसी एरर की वजह से। अगर ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस आता है तो उसको किससे बंद करते थे? सस्पेंस अकाउंट से। किससे बंद करते थे? सस्पेंस अकाउंट से। जब मैं ट्रायल बैलेंस पढ़ाऊंगा पूरा तब मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी मैं लेखांकन प्रक्रिया बता रहा हूं आपको, इसमें अपन छोटा छोटा समझने की कोशिश करें। तो अपन ये बात करते हैं सर, क्लासिफिकेशन समराइजिंग में आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस में अगर किसी भी प्रकार की कोई एरर आते हैं, किसी प्रकार की आते हैं एरर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, भूल चूक की गलती क्या होती है, सिद्धांतिक गलती क्या होती है, वो सब कुछ पढ़ेंगे अपन। फिर एरर आ सकता है जिससे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है, और उस डिफरेंस को एक बार अपन बंद किससे करते हैं? सस्पेंस अकाउंट से। किससे बंद करते हैं? सस्पेंस अकाउंट से। कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं कहीं कि क्या ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जा सकता है क्या? जब भी कभी कोई डिफरेंस आए तो आंसर होता है यस सर। आप सस्पेंस क्या करते हो? लिखते हो, और फिर बाद में धीरे धीरे उन सस्पेंस को क्या करते हैं अपन? क्लियर करते हैं। सस्पेंस को क्या करते हैं अपन? क्लियर करते हैं। मान लो 50,000 का डिफरेंस आ गया, अब उनको पता नहीं कि 50,000 डेबिट में शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो अपने एक बार तो सस्पेंस से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे को फाइनल अकाउंट बनाने जरूरी है, इसलिए देरी ना हो, इसलिए देरी ना हो हम क्या बना लेते हैं, एक बार सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। लेकिन सस्पेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। मान लो राम से 50,000 का चेक आया हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग जब हुई तो हमारे को पता नहीं चला ये चेक किसका था, तो मेरे डेबिट में शॉर्ट पड़ रहे थे, मैंने 50,000 एक बार सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो चेक राम का है, तो मैं क्या करूंगा? राम के अकाउंट को 50,000 से क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। तो राम के जमा कर दूंगा, सस्पेंस को हटा दूंगा। ऐसे करके अपन सस्पेंस को धीरे धीरे क्या करते हैं? खाली करते हैं। क्लियर है? चलो समराइजिंग लिख लिया हमने। सस्पेंस अकाउंट अपन जब मैं धीरे धीरे चलूंगा मैं बताऊंगा आपको किस तरह से सस्पेंस अकाउंट ओपन किए जाते हैं, कैसे क्या बनाए जाते हैं, वो सब डिटेल से डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, आगे लिखो आप एक बार। ये फाइल में आपको एज इट इज अभी सर से बोल देता हूं, आपको ऐसे कैसे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, पहले रिकॉर्डिंग आई, रिकॉर्डिंग के बाद क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन आया। क्लासिफिकेशन के बाद आपके पास क्या आया? समराइजिंग। बाद में लिखो एक बार एनालिसिस। एक का मतलब है एनालिसिस, विश्लेषण। विश्लेषण। फिर लिखो आई का मतलब इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन नहीं, एक का मतलब हो गया एनालिसिस, आई का मतलब है इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में सी का मतलब लिखो कम्युनिकेशन। सबके नाम लिख लो एक बार। एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और सी का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब मुझे कुछ बताओ, एनालिसिस में क्या करोगे आप? आप बनाओगे फाइनल अकाउंट। एनालिसिस में क्या करोगे आप? बनाओगे फाइनल अकाउंट। तो एनालिसिस में लिखो एक बार, यहां पर जाकर अपन बनाते हैं अपने फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? अपने फाइनल अकाउंट। अब आप सुनो एक बार, एनालिसिस करते हो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, तो आप कहते हो सर कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन तो निकलेगा ना। इंटरप्रिटेशन मतलब कुछ ना कुछ इसका आप कहीं ना कहीं उसका मतलब तो निकालोगे
कि प्रॉफिट हुआ है, लेस हुआ है, मेरी कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, वगैरह वगैरह। और लास्ट में जब आपने इसका इंटरप्रिटेशन कर लिया तो बताओ सोच के, क्या आपको आपके यूजर के साथ इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा? क्या कम्युनिकेट का मतलब होता है संचार करना, क्या उसके साथ आपको संचार करना पड़ेगा क्या? यस सर। अब मेरे को एक बार सोच के बताना, कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो आपके पास दो तरह के यूजर होते हैं, एक तो होता है इंटरनल यूजर और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। एक तो क्या होता है इंटरनल यूजर और एक क्या होता है एक्सटर्नल यूजर। अभी बताओ मेरे को, किसको इंटरनल बोलते हो, किसको एक्सटर्नल बोलते हो? मान लीजिए अभी आपका एक अकाउंट है एसबीआई के अंदर, तो एसबीआई जब भी अपने ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाएगा, आपको उससे मतलब है ना, आपको पता होना चाहिए कि मेरा खाता जिस बैंक में है वो बैंक कैसा काम कर रहा है। आपकी कंपनी में कोई बैंक वालों ने आपको उधार दे रखा है, तो उस बैंक वाले को मतलब होना चाहिए ना कि आपकी कंपनी कैसा काम कर रही है। आपका जो सप्लायर है, जो माल की आपको सप्लाई करता है, उसको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या काम कर रही है। आपका एम्प्लॉय है, आपका शेयर होल्डर है, आपका डिवेंचर होल्डर है, उनको पता होना चाहिए आपकी कंपनी क्या काम कर रही है। लेकिन बताओ, क्या चलते फिरते आदमी को मतलब है क्या कोई कि ये कंपनी कैसा काम कर रही है? मान लीजिए आपका यूको बैंक में कोई खाता ही नहीं है, तो क्या यूको बैंक का ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट आपको कहीं इफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यूजर होते हैं जिनका हमारी कंपनी के साथ सीधा या अपन कहते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से उसका कोई ना कोई रिलेशन निकलता हो। इन्हीं लोगों को बोलते हैं हितधारी, स्टेक होल्डर। क्या बोलते हैं? हितधारी, स्टेक होल्डर। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। इंटरनल मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो अभी धीरे धीरे मैं सबको धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी के लिए इतना लिखो कम्युनिकेशन में इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। लास्ट में जो कम्युनिकेशन लिखा है आपने सी, उसमें लिखो इंटरनल यूजर और एक लिखो एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। अब क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन इनके भी आते हैं भाई, इनको डिस्कस करेंगे बहुत आराम से। अभी आप केवल एक अकाउंटिंग प्रोसेस में वापस स्टेप बताएं। सबसे पहले अपने क्या किया? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या किया अपन ने? उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद अपने क्या बनाया? उसकी समरी। उसके बाद अपने उसका क्या किया? एनालिसिस। उसके बाद अपने क्या किया? उसका इंटरप्रिटेशन। उसके बाद अपने क्या किया? लोगों से कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके साथ किया जाएगा? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अकाउंटिंग प्रोसेस कहीं पूछी जाए स्टेप तो ये ध्यान रखना। ऐसे भी आ सकता है सर इसके बाद क्या आएगा या इससे पहले क्या आएगा, अब ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं पूछ ले कि कम्युनिकेशन से पहले क्या आएगा, तो अपन को बताना पड़ेगा कम्युनिकेशन से पहले ये आएगा। आपसे पूछ ले क्लासिफिकेशन के बाद क्या आएगा, तो अपन वो भी बताना है। स्टेप पूरी की पूरी लिखकर आपसे पूछी जा सकती है कि इसको सही कोड में जमाया जाए, अब उसको सही कोड में जमाओगे। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और आज पहले खत्म करूं मैं एक बार। एक वर्ड आता है ट्रांजेक्शन और एक वर्ड आता है इवेंट। क्या दोनों में फर्क पता है क्या? ट्रांजेक्शन और इवेंट, दोनों में फर्क है क्या या दोनों एक ही शब्द है? जब भी बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। जब भी कोई लेन देन होता है उसको अपन सिंपल सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर इस ट्रांजेक्शन से कोई रिजल्ट निकल के आता है, तो रिजल्ट क्या बनता है? उसका इवेंट बनता है। तो रिजल्ट उसका क्या बनता है? इवेंट बनता है। अब मेरी बात को सुनोगे आराम से। मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा। बताओ ये ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है? ट्रांजेक्शन है, लेन देन हुआ है। 1 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा है भाई। 1 लाख के माल खरीदने के बाद मैंने उसमें 10,000 रुपए की वेजेज लगाई, ये भी क्या है? ट्रांजेक्शन है। मैंने क्या किया? 1,10,000 के माल को मैंने इसके 80% माल को मैंने 2 लाख रुपए में बेच दिया। ये 2 लाख में बेचना भी क्या है? ट्रांजेक्शन। अब मुझे बताना, आपने 1,10,000 का अगर मैं 80% करता हूं तो क्या मेरे पास 20% जो कि 22,000 रुपए आ गया, ये मेरा क्या बन गया? क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा क्या बन गया? क्लोजिंग स्टॉक। बताओ ये ट्रांजेक्शन है कि इवेंट है? ये इवेंट है। ये क्या है? इवेंट। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन लेन देन किया क्या आपने? नहीं, ये ट्रांजेक्शन का कंक्लूजन निकला है, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकला है कि मैंने क्या किया? 1,10,000 का माल खरीदा था, 1 लाख का माल खरीदा, 10,000 उसके ऊपर लगा भी दिए, 1,10,000 का टोटल माल हो गया।
उसका 80% को मैंने 2 लाख में बेच दिया, ये भी ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन मेरे पास आज 1,10,000 का 20% करूं तो 22,000 का माल मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है। ये किसकी वजह से आया? क्या ट्रांजेक्शन करने की वजह से आया? क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट क्या निकला कि मेरे पास 22,000 का माल अभी भी बचा हुआ है। तो ये मेरा क्या होता है? इवेंट होता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होगा ना? वो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस भी क्या है? इवेंट है। वो भी क्या है? इवेंट है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई लेन देन होना, उस लेन देन की वजह से अगर कोई रिजल्ट निकल के आता है वो बनता है उसका इवेंट। उसका क्या बनता है? इवेंट। तो ध्यान रखना, कहीं पूछे आपसे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। आप ये बताओ मुझे, क्या 22,000 का कोई ट्रांजेक्शन हुआ था? क्या नहीं हुआ था। ये क्यों हुआ? ट्रांजेक्शन करने की वजह से। तो बताओ, कभी भी ट्रांजेक्शन होना कंपलसरी है ना? इवेंट तो उसकी वजह से हो सकता है, इवेंट की वजह से ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता। अब ये नहीं सकते मेरे को 22,000 का माल बचाना है तो बताओ कितने का माल बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे अपन इतने का माल बेचा और मैं तो क्या करूंगा? कोशिश करूंगा सारा ही बिक जाए। मैं तो क्या करूंगा? सारा ही बेचने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या सारा बेचना हमारे बस में है? क्या हो सकता है बच जाए कुछ माल हमारे पास। तो अपन ये कह सकते हैं ट्रांजेक्शन आता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? इवेंट होता है। तो कोई पूछे कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है तो आप बताओगे ये इवेंट है। आप सोचे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या है, आप बोलोगे ये भी इवेंट है। ये माल खरीदना, वेजेस देना, सेल करना, ये सब क्या होते हैं? ट्रांजेक्शंस होते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलो, एक छोटी छोटी बातें जो मैंने करने की कोशिश की, अपन एक बार हल्का सा मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ एक दो चीजें और कंफर्म करें अपन। चलो, पहले अपने कुछ एंट्रियां आपके साथ की, देखो मैं फिर करूं, एंट्रियां अगर पकड़ में बनती है सब कुछ इजी लगता है, एंट्री अगर पकड़ में नहीं होती है ना तो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे को बताना कुछ हल्की फुल्की एंट्रियां। मशीन पर 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगाया, क्या एंट्री पास करोगे? मशीन पर 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगाया गया, एंट्री क्या करोगे? टू डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। मशीन को कम करना है ना, मशीन को क्या करना है? कम करना है। डेबिट लगने से मशीन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो मशीन कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। किसकी खर्चे की वजह से? डेप्रीसिएशन की वजह से। तो क्या एंट्री हुई? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। एंट्री क्या बनाई आपने? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। बोलो हाँ या ना? चलो एक और बताओ, मेरे पास 1,00,000 रुपए की मशीन थी, 3 साल तक इस पर 10-10 के हिसाब से 30,000 का डेप्रीसिएशन लग गया, तो ये मशीन कितने की बच गई मेरे लिए? मैंने इस मशीन को आज 80,000 रुपए में बेच दिया। मैंने इस मशीन को कितने रुपए बेच दिया? 80,000 रुपए में बेच दिया। बताओ मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितने का? 10,000 का। कि मैं बोलूं 1,00,000 की मशीन 80 में बिक गई, 20 का लॉस हुआ मुझे तो, क्योंकि आपने मशीन को यूज किया है तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्या करना पड़ेगा? आपको लगाना पड़ेगा। आज आप एक स्कूटी खरीद के लाते हो 1,00,000 रुपए की, 5 साल उसको चला लिया, आपको लगा कि सर 50,000 ही मिल जाए ना, अब तो बहुत है, 5 साल चला लिया इसको, मैं आया और मैंने आपको उसको 60,000 दे दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। आप ये तो नहीं कह सकते सर 1,00,000 की खरीदी थी आपने 60 में ले ली, हमें को लॉस हुआ। अरे आपने उसको यूज भी तो किया इतने साल तक, तो आपने उसको डेप्रिसिएट करने के बाद ही प्रॉफिट और लॉस निकालोगे ना? हाँ सर। तो आपने अगर आज एंट्री पास करनी है मशीन को बेचने की, मैं क्या एंट्री पास करूं बताओ? पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है? मशीन जा रही है। बताओ बैंक में कितने पैसे आए? 80,000। मशीन कितने की जा रही है? मशीन तो 70 की रिकॉर्ड है मेरी बुक में, मैं क्या 80 से एंट्री पास कर सकता हूं क्या? नहीं सर, आपके पास मशीन कितने की रिकॉर्ड है? 70 की। 70 को सीआर करोगे तभी तो वो खत्म होगी। लेकिन सर आए कितने मेरे खाते में? 80। तो जो आ रहा है मैं उसको डीआर करूंगा। अब मेरे पास डिफरेंस कितने का गया? 10,000 का। प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। सीआर या डीआर? सीआर। तो मैं क्या एंट्री करूं? टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
मशीन। कितने से? बोलो हाँ या ना। सर अगर इसी मशीन को आपने 60 में बेचा होता तो? बोलो एंट्री, एंट्री बोलो पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन तो कर दूं। बैंक में कितने पैसे आए? 60। मशीन कितनी की गई? 70। लॉस या प्रॉफिट? तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन रुपए 10,000। तो अपने कहा भी था लॉस डीआर होता है और इनकम सीआर होती है। लॉस डीआर होता है और इनकम सीआर होती है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर ये कर सकते हैं। तो कहीं प्रॉफिट और लॉस की एंट्री आ जाए तो आपसे पूछा जाए कि एक मशीन जो इतने की थी, इतने साल तक उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका, वो उस मशीन को बेचा अपन ने, तो कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस, तो आपको एक बार ये देखना पड़ेगा। बाकी ये चीज डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें तो बहुत डिटेल से चलना पड़ेगा। अभी मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है। मैं केवल एक बार बेसिक कुछ बातें वो दिमाग में लाए जो रियल में हम भूल चुके हैं। तो अपन एक बार इन चीजों को दिमाग में लेके आए, फिर अपन जब चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे तो उनमें आपको कभी जोर नहीं। अब जब सोचो जनरल पढ़ाना स्टार्ट करूंगा मैं प्रॉपर तरीके से, तो क्या जोर आने वाला है? सब कुछ पढ़ा हुआ होगा आपका। तो ये एक बार चीजें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो कुछ वर्ड मेरे को धीरे धीरे सिंपल से क्लियर करवाओ। हाँ बोलो। बड़े ना, हाँ रियल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, डीआर होता है, जा रहे हैं। हाँ प्रॉफिट को तो क्रेडिट करोगे, पैसे तो आ रहे हैं हमारे पास। प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा, कहाँ जाएगा? हाँ तो अब रूल कौन सा लगेगा प्रॉफिट वाला? नॉमिनल वाला। हर जगह रूल रियल वाला तो नहीं लगेगा। अब आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था? सारे के सारे एक्सपेंसेज, सारे के सारे लॉसेस डीआर, सारी की सारी इनकम, सारे के सारे गेन क्या? सीआर। अब आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट पे तो रूल कौन सा लगेगा? प्रॉफिट पे तो नॉमिनल वाला रूल लगेगा। इनकम हो रही है ना, इनकम सीआर या डीआर? इनकम सीआर होती है कि डीआर होती है? इनकम तो सीआर होती है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो वहां पे मैंने क्या किया? इसको सीआर तो किया है। अब आज इसको बंद करें एक बार, इस अकाउंट को बंद करूं मैं, केवल इसको, ये सीआर हुआ ना एंट्री में, इसको डीआर करना पड़ेगा तभी खत्म होगा ना। मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। कहां भेजूंगा इसको? पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल में बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, तो पीएनएल के तो सीआर में आना चाहिए था ना, ये पीएनएल के कहां आएगा? सीआर में आएगा। अगर लॉस हुआ है तो पीएनएल के डीआर में। आज मैंने यहां डीआर कर दिया इसको। अब एक बार इसको बंद करो आप, इसको सीआर करना पड़ेगा ना पीएनएल में बंद करने के लिए। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो पीएनएल के डीआर में चल जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो रूल हमेशा एक ही थोड़ी लगेगा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो नॉमिनल वाला रूल लगेगा, और यहाँ इनकम क्या होगी? आपकी सीआर होगी। इनकम क्या होगी? सीआर। ठीक है, चलो ये कर सकते हैं सिर्फ एंट्री। आपने वर्ड ड्राइंग समझ लिया था, आपने वर्ड कैपिटल समझ लिया था, आपने वर्ड फिक्स असेट्स समझ लिया, आपने वर्ड समझोगे इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है? ऐसी फिक्स असेट्स जो दिखाई नहीं देती, जिसमें इंटेंजिबल असेट्स में क्या क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब आता है। ये कैपिटल नेचर के होते हैं, ये रेवेन्यू नेचर के। तो आपका आंसर होगा ये कैपिटल नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं? कैपिटल नेचर के होते हैं। करंट असेट्स, ऐसी असेट्स जो एक साल के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करती है। करंट असेट्स का मतलब क्या है? एक ऐसी असेट्स जो एक साल के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करती है। अब बताओ मुझे, क्या आपके पास जो केस बैलेंस होता है, क्या वो करंट असेट्स होती है ना? हाँ सर। क्या केस पूरे 12 महीने केस ही थोड़ी रहेगा? अब केस से क्या करोगे? माल खरीद लोगे, तो केस का नाम बदल के स्टॉक बन गया। स्टॉक भी करंट असेट्स होती है। स्टॉक को क्या करोगे? बेचोगे। नगद में बेच दिया तो केस आ जाएगा, उधार बेचा तो डेटर्स आ जाएगा। कौन आ जाएगा? डेटर्स आ जाएगा। तो डेटर्स का नाम, केस का नाम बना स्टॉक, स्टॉक का नाम बना डेटर्स। अब डेटर्स को कितने दिन की उधार दोगे? 1 महीने, 2 महीने, इससे ज्यादा उधार दोगे नहीं। आप देनदारों को, अगर आप दुकान में जाते हो तो आपको कितने दिन की उधार देता है भाई? 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। कैसे उधार देता है कि आज आप सामान लेकर आओ, कहते 5 साल बाद पैसे दे जाना। करंट का असेट्स का मतलब क्या होता है? जो विथ इन 1 ईयर ही होती है। आप क्या करोगे? डेटर से पैसा कलेक्ट कर लोगे, वापस किस में बदल जाएगा? वो केस में बदल जाएगा।
तो करंट असेट्स का मतलब होता है जिसका ड्यूरेशन विद इन 12 मंथ होता है, जिसका ड्यूरेशन क्या होता है विद इन 12 मंथ, जो एक साल के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करती है। लेकिन क्या मशीन अपना नाम चेंज करेगी क्या? नहीं, मशीन मशीन रहेगी जब तक वो आपके यहाँ चलती रहेगी। फिर आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, एक हेडिंग क्या आती है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए मेरे पास कुछ सरप्लस पैसा बचा, मैंने किसी अदर कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने अदर कंपनी में क्या कर दिया? पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने एफडी करा दी, फिक्स डिपॉजिट करा दी, मैंने गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड खरीद लिए, ये सब मेरी क्या होती है? असेट्स होती है। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी होते हैं और इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म भी होते हैं। क्लियर मेरी बात? फिर एक वर्ड आता है हमारे पास करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट एक साल के अंदर अंदर करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिसका पेमेंट एक साल के बाद करना पड़ता है, जैसे डिबेंचर है, बैंक लोन है, इनका पेमेंट एक साल के बाद होता है। लेकिन अगर मैंने शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिया है जिसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, उसका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना पड़ता है। क्रेडिटर्स, जिससे मैंने माल खरीदा है, उसको भी मेरे को पेमेंट एक साल के अंदर अंदर ही करना पड़ता है। क्लियर है सर? फिर आती है मेरे पास एक हेडिंग जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, या अगर प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो केवल कैपिटल। वो क्या होता है? जो कि बिजनेस का मालिक पैसे लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई चीजें बस थोड़ी सिंपल सिंपल सी मेरे को खत्म करनी थी। अब लगभग हम बहुत बेसिक चीजों पर आ चुके हैं, ठीक है ना? जहां पे जनरल जरूरी था मैंने बता दिया, हल्का फुल्का लेजर ट्रायल बैलेंस कैसे क्या जरूरी है वो भी तक मैंने समझा है। अब मैं आपको एक तो नोट्स अकाउंट्स वाले प्रोवाइड करवाऊंगा और अपन अब किसके साथ चलेंगे? थोड़ा सा नोट्स के साथ चलेंगे। तो कुछ थ्योरी वाले पॉइंट जो होते हैं, जैसे एक साहब अभी कई बार आ जाता है डेबिट और क्रेडिट कब जन्मे थे, अपने अकाउंट्स के फादर कैसे माना गया है, तो ये कुछ चीजें थ्योरेटिकल है, बिल्कुल एक बार आपको याद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। कोर्स 12वीं शताब्दी का दिया हुआ क्या आपका जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ये चीजें अपन को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अब चैप्टर बाय चैप्टर चलने की कोशिश करूंगा। एक बार बेसिक मेरे को पहले बताना जरूरी था कि आप कॉस्ट किसको बोलते हो, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अपन को थोड़ा ये भी पता लगाना था कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट के आइटम में कैसे क्या प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, कल एक क्लास बेसिक में ये और लूंगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, केस आइटम क्या होते हैं, नॉन केस आइटम क्या होते हैं। एक बेसिक क्लास कल की और अपन लेंगे। आफ्टर दैट मैं बिल्कुल नोट्स के साथ चलूंगा भाई, आपके अकाउंट्स के साथ। क्लियर है? तो कल मिलते हैं। आज के मेरे को 12th वालों को थोड़ा सा मैंने 1:15 बजे बुलाया था आज, तो वैसे भी 1:20 हो गई है ना। चलो कल अपन इससे आगे करेंगे।